नमस्कार दोस्तों, ताज़ा खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि यादव। आज बेहद गंभीर मुद्दा लेकर हम आपके बीच में हैं और ये मुद्दा देश प्रदेश सभी राज्यों के लिए जानकारी के लिए इसलिए ज़रूरी है कि आखिर हरियाणा की धरती पे ही बेरोजगारों के साथ क्यों खेल रही हैं सरकारें, क्यों रोजगार के नाम पर धोखाधड़ी होती है और फिर बाद में उन्हें नौकरी के नाम पे जो नौकरी दी जाती है उसे निकाल दिया जाता है, उसमें घालमेल निकलता है, उसमें करप्शन निकलता है। चाहे सरकारें किसी की भी हों, क्या नौकरियों में वास्तव में बंदरबाट होती है? ये इसलिए मामला गंभीर है क्योंकि हाल ही की बात करें तो 1983 जो पीटीआई टीचर्स थे वो सभी पीटीआई को जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में कमी बताते हुए निकाल दिया गया है। और ये भर्ती प्रक्रिया जब हुड्डा सरकार में हुई थी तब से अब तक जिन लोगों का यानी कि सिलेक्शन नहीं हुआ था वो कोर्ट में थे और अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसके ऊपर अपना फैसला सुना दिया। और 1983 जो सभी पीटीआई थे उस दौरान भर्ती हुए थे 2008 में, उनको रद्द मानते हुए दोबारा से भर्ती करने के राज्य सरकार को आदेश दिए हैं। इसके लिए हम आपको दोस्तों एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इसमें विस्तार से बात करेंगे। देखिए एक रिपोर्ट। आखिर क्यों हरियाणा में बदनाम हो रहा है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड? भर्तियों के नाम पर बड़ा घालमेल क्यों करती हैं सरकारें, जबकि पूर्व के मुख्यमंत्री और उनके पुत्र को भी इस मामले में सज़ा हो चुकी है कि उन्होंने जेबीटी भर्ती घोटाला किया था और वो अब सज़ा भी काट रहे हैं। अब मौजूदा 1983 पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया, लेकिन दबाव की राजनीति के चलते ये सब क्या हो रहा है? आखिर कब लगेगी लगाम और कब उपयुक्त लोगों को रोज़गार मिलेगा? क्या कोर्ट के सामने भी नहीं झुकेंगी सरकारें और करती रहेंगी मनमानी? तो देखा मित्रों आपने कि किस तरह से अब नौकरी के नाम पे तमाम राजनेता जो हैं ये प्रोटेस्ट करने वालों के बीच पहुंचते हैं। अब और सारी चीज़ें होती हैं। सरकारें चाहे किसी की भी हो, चौटाला सरकार की बात करें तब जेबीटी भर्ती घोटाला हुआ था जिसमें 10-10 साल की सज़ा पिता पुत्र और बाकी अधिकारी काट रहे हैं। 2013 में जो है ये पूरा मामला जो है सज़ा यानी कि हम कह सकते हैं ये दिल्ली की जो है सीबीआई कोर्ट में सज़ा हुई थी क्योंकि ये प्रदेश से बाहर मामला चलाया गया था और सुप्रीम कोर्ट तक जो है सज़ा को बरकरार रखा गया। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल तक सीएम रहे। उनके कार्यकाल की बात करें तो जो 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट के लोग थे जो लगातार कार्य कर रहे थे, उन 5000 के समथिंग लोगों को पक्का किया गया। उनको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। हालांकि राज्य सरकार वोट बैंक की राजनीति के कारण अब दोबारा से जो है सुप्रीम कोर्ट में उनकी पैरवी कर रही है और उनकी नौकरी बचाने की कोशिश कर रही है। सवाल ये नहीं है कि उनकी नौकरी जाती है नहीं जाती है, क्या होता है, लेकिन एक बड़ी बात है कि ये घालमेल आखिर क्यों होता है। जिन लोगों की 10-12 साल 15 साल की नौकरी हो जाती है वो ओवर एज होने के बाद कहाँ नौकरी लगेंगे। और जो योग्य आदमी होता है, योग्य पात्र होता है, बेशक वो इस लड़ाई को जीत तो चुके हैं लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वो एज अपनी आयु से अयोग्य करार हो गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो उनका भी ये नुकसान है। अब ये जो मौजूदा हालात की हम बात करें तो तमाम जो राजनेता हैं जो विपक्ष में हैं वो पीटीआई टीचर्स के धरने पे जाते हैं और ये एक परिपाटी हो गई है कि किसी की बात जो है वो अदालत ने नहीं सुनी, अदालत ने अपना फैसला दे दिया, देश में सर्वोपरि अदालत है, उसके बाद भी लोग धरने प्रदर्शन करते हैं, सरकारों को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं, नौकरी बचाने की कोशिश करते हैं और ये नेता वोट बैंक की खातिर इन लोगों के पास पहुंच भी जाते हैं। ये आखिर ऐसा होता क्यों है? और आज की यदि बात करें तो एक एफआईआर जो है वो सेवानिवृत्त हो चुके हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन नंदलाल पूनिया के खिलाफ पंचकुला में विजिलेंस ने जो है दर्ज की है और उसमें जिस तरह की मिलती जुलती धाराएं ओम प्रकाश चौटाला के साथ थी वो लगभग वही धाराएं जो हैं इस केस में भी जोड़ी गई हैं। 466, 467, 471, 120 भी, ये सब वो प्रक्रियाएं हैं कि बिना जो है ट्रांसपेरेंसी के भर्ती हुई और इसके अंदर योग्य जो लोग थे उनको छोड़कर अयोग्य लोगों को योग्य बनाने के लिए बार बार प्रक्रिया में फिर बदल किया गया, यानी कि 1 महीने में 3 बार जो है
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन ने अपने रूलों में बदलाव किया और उनके जो मेंबर थे उनके किसी की भी अनुमति नहीं थी, और उसके बावजूद भी ये भर्ती को जो है पूरी प्रक्रिया को किया गया और जो अपने चहेते लोग थे उनको नौकरी लगाया गया। और बात करें जो कानून के जानकार हैं, उनका ये कहना है कि अब ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये पूरा प्रकरण हुआ है, इसकी जो लपटें हैं वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक भी पहुंचना तय है। हालांकि वो अपने आप को हमेशा से, चाहे वो जमीन घोटाले की बात हो, सीएलयू की बात हो, मानेसर भूमि की बात हो या भर्तियों की बात हो, अपने आप को सदा पाक साफ कहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा यही कहते हैं कि किसी भी एजेंसी से जांच करवा लें। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। बहरहाल ये समय के गर्भ में है कि आगे क्या होता है, लेकिन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो है वो ना हो और वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में सरकारें किसी की भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन उसके दबाव में ना आए। उनका जो प्रोटेस्ट अभी हम कह सकते हैं पूरे हरियाणा भर में चल रहा है, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला दिया है। हमारी इन परिवारों के साथ सहानुभूति है कि वो नौकरी से हट गए, उनका जीवन व्यापन में परेशानियां आएंगी, लेकिन अदालत का फैसला सर्वोपरि है। और उसी अदालत ने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो है ओम प्रकाश चौटाला को भी सजा दी थी, उनको जेल जाना पड़ा। तो ये कई सारे देश में ऐसे उदाहरण हैं। नरसिम्हा राव जैसे प्रधानमंत्री रहे, वो कानून के शिकंजे से नहीं बचे। तो कानून से ऊपर देश में कोई नहीं है। लेकिन जब ये सरकार, मौजूदा सरकार आई, तो इनका यही कहना था कि बिना जो है खर्ची और बिना पर्ची, यानी कि बिना लेन देन के और बिना अप्रोच के हम भर्ती करेंगे। लेकिन जिन्होंने क्या घोटाला किया है, जिन्होंने गड़बड़ की है, 5 साल का कार्यकाल जो है पूरा हो गया, 8 महीने का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, तो क्या वास्तव में उनके बारे में जो है जांच होगी, या कोर्ट तब कहेगा तभी जांच होगी, या जो पूरा प्रकरण भर्तियों का रहा है पूरा एक कमीशन बिठा के और सभी चीज़ों की जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि सरकार किसी की भी हो, गड़बड़ की बदबू हर जगह से आती है। आप भर्ती प्रक्रिया ईमानदारी की बात करते हैं, जो भर्ती करने वाले लोग हैं, चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, वो तो आप अप्रोच से लगाते हैं। तो उनकी नियुक्तियां क्यों ना उनके आवेदन निकालने से हो, क्यों ना पैनल से हो, क्यों ना उनके इंटरव्यू और लिखित परीक्षाएं जैसे और लोगों की होती है इस तरह से हो, अपने चहेतों की ना करके पूरी ईमानदारी से ये सब किया जाए, तो शायद बेहतर होगा कि लोगों को ईमानदारी से नौकरी मिले और उनका सरकारों में विश्वास जो है वो उत्पन्न हो। तो ये पूरा प्रकरण मित्रों आपको समझ आया होगा। आपकी इस पे क्या राय है ये ज़रूर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि किस तरह से अब इसमें फेरबदल होने चाहिए और क्या कुछ आपके लिए नया सरकार कर सकती है। और अंत में हमारा यही निवेदन है आपसे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने मिलने वालों को जो है, अपने संपर्क के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खबरें शेयर करें ताकि उनको नई और ताज़ा तरीन सूचनाएं जो हैं वो मिलती रहें। नमस्कार।